नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश की सियासत में नई दिशा, मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरे योगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार से दोबारा बनी भगवा सरकार। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दिखा असर। 2024 के चुनाव से पहले तीसरी ताकत बनी आम आदमी पार्टी। 8 साल में जीते 2 राज्य। 4 राज्यों में भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा बसपा और कांग्रेस के हाथ लगा मलाल। जाति राजनीति पर भारी पड़ा जनादेश। राहुल गांधी की राह में अड़ंगा डालेंगे नतीजे। प्रियंका गांधी में कांग्रेस का भविष्य देखने वालों को लगा झटका। यूपी में भाजपा को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत और लाभ देने वाली महिला केंद्रित योजनाएं और बसपा समर्पित मतों का स्थानांतरण अहम कारण है। और इसके बीच जो है बेहतर रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहम भूमिका निभाई है। उनके आक्रामक प्रचार ने न सिर्फ सरकार व संगठन के बीच की दूरियां पाट दी, बल्कि चुनाव के ऐन पहले मौका परस्त नेताओं के दलबदल को भी निस्तेज कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 3.5 दशक बाद राज्य में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के चुनाव ने देश की सियासत को नई दिशा दी है। नतीजा भाजपा के लिए इसलिए भी अहम और अद्भुत है कि देश के सबसे खास सूबे में पार्टी लगातार चौथी बार झंडा जो है उसने अपना बुलंद किया है। यह उपलब्धि किसी भी राजनीतिक दल के लिए गर्व और अहंकार दोनों का कारण बन सकती है। 2 ध्रुवीय चुनाव आमतौर पर भाजपा के लिए मुफीद नहीं होते, मगर यह भाजपा की चुनावी रणनीति का ही कमाल था कि मोदी योगी की जोड़ी के समर्थन के नाम पर लोगों ने विधायकों मंत्रियों के खिलाफ अपनी नाराजगी भुला दी। चुनाव में उम्मीदवार का सवाल गौड़ हो गया है, वह भी तब जब भाजपा चाहकर भी लोगों की नाराजगी का सामना कर रहे विधायकों के लिए टिकट थोक में नहीं काट सकी। कथित बौद्धिकों की जुगाली को नजरअंदाज कर दें तो नतीजों ने साफ किया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन साधने में कामयाब रही। पार्टी पर पिछड़ों का भरोसा कायम है तो दलितों का बड़ा वर्ग भी साथ आया। टिकट वितरण से चुनाव प्रचार तक की रणनीति में भाजपा ने अति पिछड़ी जातियों को संजोए रखा, जिसका उसे प्रतिफल जीत के रूप में मिला है। उत्तर प्रदेश में विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देना विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए फायदेमंद रहा है। भाजपा की जीत में अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे राष्ट्रवाद के मुद्दों ने भाजपा के परंपरागत वोट बैंक के दिल में जगह बनाई। वहीं चुनाव के बीच भाजपा ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को छेड़कर बहुसंख्यक समाज को लामबंद की दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को अपनी प्राथमिकता में रखा। अयोध्या में विकास कार्यों की नींव रखने के साथ 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन कर योगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अब वोट बैंक के नाम पर अयोध्या की अनदेखी नहीं होगी। नवंबर 2019 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद का फैसला आने के बाद योगी के प्रयास से 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण का शिला पूजन किया। सरकार एक और जहां रामनगरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित अन्य सुविधाएं देकर नया स्वरूप देने में जुटी थी, वहीं भाजपा और आरएसएस राम मंदिर निर्माण में मुद्दे को जनभावना से जोड़ रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में कांटे का मुकाबला होने का आभास होने के बाद सीएम ने खुद अयोध्या की कमान संभाली। अयोध्या में न सिर्फ साधु संतों को सक्रिय किया गया, बल्कि खुद 2 दिन अयोध्या में प्रचार किया गया। अवध में भाजपा का परचम फहराने में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे ने बड़ी भूमिका निभाई। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, लेकिन 2014 से पहले तक यह राजनीति का उपेक्षा का शिकार था। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ तो दूसरी ओर पूरे वाराणसी का विकास द्वार खोला गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लोकार्पण कर पूर्वांचल में भगवा बहार लाई। करीब 8 साल पहले नई दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा को करारी पटकनी देने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दशकों पुरानी सियासी दिग्गजों को धूल चटाकर भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव किया है। 2 राज्यों में सरकारों के साथ वह अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ खड़ी हुई है, जिसकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दशक भर से भी कम
समय में यह सियासी सफलता हासिल करने वाली आप 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय सियासत में बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आई है। 2013 में दिल्ली में अल्पकालिक सरकार बनाने के साल भर के भीतर ही आम आदमी पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनाव में पंजाब में सफलता का स्वाद चखा। अब उसे 24.4% वोट प्रतिशत के साथ 4 सीटें मिली और इसके बाद 2015 में पार्टी ने दिल्ली में एक तरफा जीत दर्ज की। इससे 2 साल बाद पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी यह करिश्मा दोहराने की उम्मीद जागी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 सीटों के साथ उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती। बदली रणनीतियों का उसे लाभ भी मिला। 2017-2020 के बीच पंजाब में अपना घर व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रही आम आदमी पार्टी ने अपनी कार्यप्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी शुरू किए। सबसे पहले पार्टी ने वापस दिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दूसरा, खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक सार्वजनिक बयान देना बंद कर दिया। इसके उलट जनता को दिल्ली में हासिल हुई उपलब्धियां बताने पर उन्होंने जोर दिया। अगले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल और ब्रांड मोदी के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने भगवा होली खेली है। 4 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा, बसपा और कांग्रेस को मलाल हाथ लगा है। बृहस्पतिवार को ईवीएम खुली तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा गठबंधन ने न सिर्फ 273 सीटें जीती बल्कि ऐतिहासिक जीत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने का रिकॉर्ड भी रचा। सपा रालोद गठबंधन को सीटें भले 125 मिली, लेकिन भाजपा के लिए वे कोई चुनौती नहीं बन सके। बसपा और कांग्रेस की तो दुर्गति हो गई। भाजपा ने उत्तराखंड में भी इतिहास रचा, जहां सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने वाली वह पार्टी बन गई। उसे 47 सीटें मिली। सुदूर उत्तर पूर्व मणिपुर में और पश्चिमी तटीय राज्य गोवा में भी पार्टी ने न सिर्फ अपनी सत्ता कायम रखी बल्कि पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि इस भगवा आंधी को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने थाम लिया, जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करते हुए 92 सीटें जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर से सपा की सुभावती शुक्ला को 1 लाख से अधिक मतों से हराया। योगी को 1,65,499 वोट मिले। सपा प्रत्याशी सुभावती को 62,109 वोट मिले, जो कि राजनीतिक ज्ञानी यूपी को जाति के चश्मे से देख रहे थे और समझते थे कि ये नतीजे उनके लिए सबब हैं। यूपी की जनता अब सिर्फ विकास देखना चाहती है। यूपी ने कई बार देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। यह पहला मौका है जब एक मुख्यमंत्री को दोबारा मौका मिला है। जब तक हर गरीब को उसका अधिकार नहीं दिला देता, तब तक उन्होंने कहा है कि मैं रुकूंगा नहीं। 5 राज्यों के नतीजों के बाद असंतुष्ट खेमे में कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। हालांकि पार्टी सितंबर में चुनाव कराने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन चुनावी नतीजे राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की राह में अड़ंगा डाल रहे हैं। राहुल समर्थक नेता उनके कमान संभालने के इंतजार में है। वहीं एक खेमा प्रियंका गांधी वाड्रा में भविष्य देख रहा था, मगर उन्हें भी नतीजों से निराशा मिली है। नतीजों के बाद असंतुष्ट नेताओं की बयानबाजी और सक्रियता बढ़नी तय है। कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने और कुछ को किनारे करने के बाद जिस G23 में खामोशी दिख रही थी, उसमें अब कुछ नए सदस्यों के नाम भी जुड़ सकते हैं। ऐसे में नतीजों ने नेतृत्व के सामने खुद को साबित करने की चुनौती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को अगर अध्यक्ष बना भी दिया गया तो उनकी सबसे पहली और कठिन परीक्षा गुजरात में होगी, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं। नए अध्यक्ष के सामने एक और चुनौती सामने है, जहां आपके हाथों पंजाब में जमीन पर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन उसे दिखाना होगा। दिल्ली में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस वहां आज तक वापसी नहीं कर पाई है। राहुल गांधी के सामने एक और चुनौती यूपी के अमेठी को लेकर भी होगी, जहां वह 2019 का चुनाव हारे हैं। प्रियंका ने महिला मतदाताओं की ताकत को भांपते हुए एक अलग लाइन खींचकर राज्य की 40% यानी कि 159 महिलाओं को टिकट दिया। पार्टी ने समाज की कुछ पीड़ित महिलाओं को आगे लाकर उम्मीदवार बनाया, लेकिन यह प्रयोग भी सफल नहीं हुआ। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश की सियासत में नई दिशा मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरे योगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार से दोबारा बनी भगवा सरकार। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दिखा असर। 2024 के चुनाव से पहले तीसरी ताकत बनी आम आदमी पार्टी। 8 साल में जीते 2 राज्य। 4 राज्यों में भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा, बसपा और कांग्रेस के हाथ लगा मलाल। जाति राजनीति पर भारी पड़ा जनादेश।
राहुल गांधी की राह में अड़ंगा डालेंगे नतीजे, प्रियंका गांधी में कांग्रेस का भविष्य देखने वालों को लगा झटका। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पंजाब की मोगा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन चुनाव हार गई हैं। कोरोना काल में सेवा कार्यों से देश के लोगों को प्रभावित कर मसीहा बने सोनू सूद का स्टारडम उनके खुद के मोगा हलके के लोगों पर नहीं चल सका। चुनाव में कांग्रेस से टिकट मिलने पर काफी जोर आजमाइश कर रही मालविका की जीत की चर्चाएं जोरों पर चल रही थी, मगर मोगा हलके के लोगों पर भी आपकी लहर का असर खुलकर चला। मोगा समेत दिल्ली के कई जिलों और चारों विधानसभा धर्मकोट, बाघापुराना तथा निहाल सिंह वाला में भी आप का जादू चला और आपने पूरी तरह विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ कर डाला। मोगा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, धर्मकोट से आप प्रत्याशी दविंदर जीत सिंह लाडी और बाघापुराना से आप प्रत्याशी अमृतपाल सिंह सुखानंद तथा निहाल सिंह वाला विधानसभा सीट से मंजीत सिंह बिलासपुर विजेता रहे हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से जहां दूसरे स्थान पर रही, वहीं सियात प्रत्याशी बरजिंदर सिंह बराड़ मक्खन तीसरे स्थान पर आए हैं। डॉक्टर अमनदीप कौर 59,149 मत उनको मिले हैं, जबकि मालविका को 38,234 मत मिले। बाघापुराना विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी अमृतपाल सिंह सुखानंद विजेता रहे हैं, उन्हें 67,143 मत मिले हैं। धर्मकोट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दविंदर सिंह लाडी डॉस लगभग 28,000 मतों से जीते। निहाल सिंह वाला विधानसभा सीट से आपके मंजीत सिंह बिलासपुर विजयी रहे हैं। मंजीत सिंह को 67,313 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस की राजविंदर कौर को 39,739 मत मिले। इस चुनाव में मोगा से मालविका सूद को अपने भाई सोनू सूद के स्टारडम के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों को बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने दिखाया है कि भाजपा की सीटों को भी घटाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष ही जीतेगा। पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज नेता को उन्हीं के गढ़ में हराकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमृतपाल सिंह कोहली ने अपने पिता सुरजीत सिंह कोहली की 15 साल पहले की हार का बदला लिया है। कैप्टन ने सुरजीत सिंह कोहली को साल 2007 के विधानसभा चुनाव में पटियाला सीट से ही शिकस्त दी थी। उस समय कैप्टन को 60,346 वोट मिले थे, जबकि सुरजीत सिंह कोहली को 27,596 मत मिल सके थे। इस तरह से कोहली को 32,750 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर अजीतपाल सिंह कोहली ने पार्षद से विधायक तक का सियासी सफर तय किया। कोहली शियत की तरफ से पार्षद का चुनाव लड़कर पटियाला नगर निगम के साल 2007 से 2012 तक मेयर रहे। अजीतपाल सिंह कोहली व उनके परिवार का 7 दशकों से अकाली दल से नाता था। उनके पिता सुरजीत सिंह कोहली अकाली दल के वरिष्ठ उप प्रधान रहे हैं। 1997 में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे हैं। दादा सरदाना सिंह कोहली अकाली दल के विधायक रहे। कोहली परिवार का ट्रांसपोर्ट का भी व्यवसाय है। अजीतपाल सिंह कोहली का परिवार टकसाली अकाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कोहली पटियाला शहरी सीट से कैप्टन के खिलाफ टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने जब अपने करीबी हरपाल जुनेजा को टिकट दे दी, इससे नाराज होकर अजीतपाल सिंह कोहली व उनके पिता सुरजीत सिंह ने आप को ज्वाइन कर लिया था। भारत ने 5 राज्यों के बहुप्रशिक्षित नतीजों पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी
हैरान है और उनकी निगाह भी दुनिया की भी इन्हीं नतीजों पर है। राजनीतिक पंडित इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। जीत स्पष्ट होते ही कई देशों में इन पर राजनीतिक विमर्श हुआ, तो मध्य से पूर्व लेकर यूरोप और अमेरिका की मीडिया में इन्हें खासा कवरेज भी मिला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने लिखा कि कोरोना त्रासदी, महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन के बावजूद सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा को दोबारा कमान मिली है। भाजपा उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही है। इन नतीजों को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोटे तौर पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी और मुस्लिम विरोधी छवि रही है। उनके शासन में प्रदेश में लव जिहाद को साजिश बताते हुए इस पर प्रतिबंध के लिए कानून भी लाया गया। हालांकि इसे भाजपा या उसके संगठन साबित नहीं कर पाए। पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी ने भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य को फिर से जीत लिया है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना महामारी से प्रदेश भर में आई आर्थिक तंगी के बावजूद लोगों ने भगवा पार्टी के पक्ष में ही मतदान किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम कई रिकॉर्ड भी जुड़ गए हैं। 18 साल में यह पहली बार हुआ था जब किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव लड़ा। इससे पहले 2003 में सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और इस बार गोरखपुर शहरी सीट से सीएम योगी चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। भाजपा की जीत जो तय थी, योगी आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहला बार होगा ये मौका जब कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता पर काबिज होगा। प्रदेश के 70 साल के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। यह अलग बात है कि यूपी में ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए हैं जो दोबारा सत्ता में आए, लेकिन उनमें से किसी ने पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इसमें संपूर्णानंद चंद्रभानु गुप्ता से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा तक के नाम शामिल हैं। ये सभी मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा सत्ता में काबिज हुए, लेकिन किसी का पहला कार्यकाल 1 साल का था तो किसी का 2 या 3 साल का। यह भी एक सहयोग ही है कि मायावती से लेकर अखिलेश यादव और खुद योगी आदित्यनाथ तक विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। मतलब इसमें से कोई भी नेता विधायक रहते हुए सीएम नहीं बना। 2003 में आखिरी बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी के गुन्नौर से मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे। चुनाव जीतने के बाद वह विधायक बने और फिर 2007 तक उन्होंने सत्ता संभाली। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश की सियासत में नई दिशा, मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरे योगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार से दोबारा बनी भगवा सरकार। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दिखा असर। 2024 के चुनाव से पहले तीसरी ताकत बनी आम आदमी पार्टी। 8 साल में जीते 2 राज्य। 4 राज्यों में भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा, बसपा और कांग्रेस के हाथ लगा मलाल। जाति राजनीति पर भारी पड़ा जनादेश। राहुल गांधी की राह में अड़ंगा डालेंगे नतीजे। प्रियंका गांधी में कांग्रेस का भविष्य देखने वालों को लगा झटका। का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा को मणिपुर में मिली जीत इस बार खास है। पहली बार पार्टी पूर्वोत्तर के एक और महत्वपूर्ण राज्य में अपने दम पर कमल खिलाने में कामयाब रही है। वह भी तब जब सरकार में उसकी सहयोगी एनपीपी और एनपीएफ ने चुनाव से ठीक पहले अलग रास्ता चुन लिया था। इस जीत ने पूर्वोत्तर में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बाद एन बीरेन सिंह के रूप में भाजपा को एक और मजबूत ब्रांड दिया है। भाजपा ऐसे समय में मणिपुर की सत्ता बचाने में कामयाब हुई है जब पूरे पूर्वोत्तर में अप्सा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। नागालैंड में सेना की गोलीबारी से कई लोगों की मौत के बाद कई राज्यों में हिंसक झड़प हुई है। इसके बावजूद अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने अप्सा का जिक्र तक नहीं किया। बीते चुनाव में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े जो है महज 3 सीट दूर थी। भाजपा को सरकार बनाने के लिए 10 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत थी। इस बीच बीरेन ने एनपीपी और एनपीएफ
लोजपा और 2 निर्दलीय विधायकों को साथ कर कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। अब पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में भाजपा की सरकार है। पूर्वोत्तर में भाजपा के पास अब हेमंत और बीरेन के रूप में 2 मजबूत ब्रांड हैं। कांग्रेस में उपेक्षा से नाराज दोनों नेता करीब करीब एक ही समय भगवा खेमे में शामिल हुए थे। इसमें हेमंत बीते साल असम चुनाव में जीत के शिल्पकार रहे, तो बीरेन ने सीएम पद पर रहते हुए भगवा झंडा बुलंद रखने में कामयाबी हासिल की। मेरठ में कैंट के इतिहास में पहली बार वोटों के अंतर की यह सबसे बड़ी जीत है। अमित अग्रवाल ने प्रतिद्वंदी मनीषा अहलावत को 1,18,072 मतों से हराया है। अमित ने 1,62,032 मत प्राप्त किए। भाजपा 35 वर्षों से इस सीट पर लगातार जीतती आ रही है। वर्ष 2007 में सत्य प्रकाश अग्रवाल ने 1,32,518 मत प्राप्त किए थे। बसपा के सत्येंद्र सोलंकी ने 55,899 मत प्राप्त किए थे। ऐसे में जीत का अंतर 76,619 रहा था। इससे पूर्व ज्यादातर चुनाव में कांटे की टक्कर रही। कांग्रेस के अजीत सिंह ने वर्ष 1974 में 27,886 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की और तब भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी ठाकुर राम माले को 16,317 मत प्राप्त हुए थे। तब भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के कैलाश प्रकाश माले 8,678 मत प्राप्त हुए थे। वहीं 1,977 में कांग्रेस के अजीत सिंह माले को जो है कुछ मत प्राप्त हुए थे। उन्होंने 29,659 मत प्राप्त किए थे। जनता पार्टी के रतन लाल गर जो 28,338 मत उन्होंने प्राप्त किए थे। 1980 में विधानसभा चुनाव में अजीत सिंह सेठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से चुनाव लड़े और 26,857 मत उन्होंने प्राप्त किए थे। समाजवादी पार्टी के विजय रथ को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में रोकने में काफी हद तक पार्टी की लचर रणनीति जो है जिम्मेदार है। टिकटों की अदला बदली ने नामांकन के अंतिम दिन तक उम्मीदवारों को ही नहीं समर्थकों को भी पशुपेश में रखा है। पार्टी के घोषणा पत्र में कई लोग लुभावन वादे किए गए। निश्चित तौर पर अन्य पार्टियों की अपेक्षा में ये वादे अहम थे, लेकिन सपा उसे मतदाताओं तक पहुंचाने में चूक गई। इतना ही नहीं, परंपरागत वोट बैंक को भी दरकिनार किया गया। सपा के लिए सहयोगी दलों के साथ लामबंदी बनाए रखना भी चुनौती रही, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इसे दरकिनार किया। सपा ने रालोद, सुभाषपा, जनवादी पार्टी, महान दल, प्रसपा और अपना दल से गठबंधन कर जातीय गोलबंदी का प्रयास किया और पार्टी ने संबंधित जिले के वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन वाले प्रत्याशियों के लिए सिंबल पर वोट ट्रांसफर करने का निर्देश भी दिया, लेकिन यह रणनीति कारगर साबित नहीं हुई। सपा के साथ मुस्लिम यादव समीकरण तो रहा, लेकिन अन्य जातियां एकजुट नहीं दिखी। सपा 348 सीटों पर खुद लड़ी। पार्टी ने अपने कोटे की सीटों में सर्वाधिक 53 उम्मीदवार मुस्लिम, 45 यादव, 20 ठाकुर और 21 ब्राह्मणों को मैदान में उतारा था। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 85 सीटों के अलावा 70 सीटों पर अति पिछड़े, 3 कायस्थ और 3 सिख समुदाय के भी टिकट दिए गए। इसके बावजूद पार्टी दलितों और अति पिछड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में लामबंद नहीं कर पाई। भाजपा सत्ता की कमान किसके हाथों में सौंपेगी, इस सवाल पर पार्टी अब फंसती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। भाजपा के हलके में चर्चाएं गर्म है कि पार्टी चुनाव हारने के बावजूद धामी को ही सत्ता की बागडोर सौंप सकती है। इसके पक्ष में पश्चिम बंगाल में विस का चुनाव हारी ममता बनर्जी का उदाहरण दिया जा रहा है, जो पार्टी को तो जिता गई थी, लेकिन खुद चुनाव हार गई थी। धामी को सीएम बनाए जाने के पक्ष में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि चुनाव के दौरान उनके पास इतना समय नहीं था कि वे अपनी विधानसभा सीट पर समय देते। उन्होंने पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। उनकी विधानसभा सीट पर प्रचार की कमान उनकी पत्नी के हाथों में रही। हालांकि आखिरी समय में उन्होंने ताकत झोंकी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का कहना है कि इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय करना है और सरकार गठन को लेकर 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर विधायकों से सतपाल महाराज और धन सिंह के नामों की चर्चा है। दोनों नाम पूर्व में भी चर्चा में रहे हैं। यह सवाल भी तैर रहा है कि नेतृत्व ने यदि धामी को कमान नहीं सौंपी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पार्टी किसे बैठाएगी। विधायकों से जुदा यानी कि पार्टी बाहर से मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशती है, तो उसके लिए 3 प्रमुख नामों की चर्चा शुरू हो गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम लिए जा रहे हैं।
पंजाब में आपकी सुनामी के बाद पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया। दूसरी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में और अब पंजाब में इनकलाब हुआ है और इसके बाद पूरे देश की बारी है। साथ ही संकल्प लिया कि आप नया भारत बनाएगी, इसमें कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा, नफरत की जगह लोगों में प्यार मोहब्बत रहेगी, सभी सुरक्षित होंगे। इसके लिए केजरीवाल ने पूरे देश से अपील की है कि वे आपके साथ जुड़े। इससे पहले पंजाब में वोटों की गिनती के शुरुआती रुझान मिलने के साथ ही दिल्ली के डीडीयू मार्ग स्थित आप दफ्तर पर कार्यकर्ता पहुंचने लगे। दोपहर होते होते पार्टी कार्यालय भर गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी करीब 3 बजे तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े नेता पहली मंजिल पर बने मंच से कार्यकर्ताओं का अभिवादन उन्होंने किया। माइक संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद के आपके उम्मीदवार भगवंत मान को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने 75 साल से चल रहे अंग्रेजों के सिस्टम को बीते साल बदल दिया है और अब गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश की सियासत में नई दिशा मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरे योगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार से दोबारा बनी भगवा सरकार। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दिखा असर। 2024 के चुनाव से पहले तीसरी ताकत बनी आम आदमी पार्टी। 8 साल में जीते 2 राज्य। 4 राज्यों में भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा बसपा और कांग्रेस के हाथ लगा मलाल। जाति राजनीति पर भारी पड़ा जनादेश। राहुल गांधी की राह में अड़ंगा डालेंगे नतीजे। प्रियंका गांधी में कांग्रेस का भविष्य देखने वालों को लगा झटका।